अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टैक्स प्रेटर पाकिस्तान के नाम से चैनल है जी। इस पे फाइनेंस एक्ट 2024 के हवाले से मैं आपको एक तफसीली वीडियो बनाकर यहाँ पे आपके फैसिलिटेशन के लिए देने लगा हूँ। तो इस पे मैं जो जितनी भी चेंजेस आई हैं फाइनेंस एक्ट 24 की, क्योंकि बहुत ज़्यादा यानी चेंजेस हैं इस दफ़ा और बहुत सारे सेक्टर्स को इफ़ेक्ट आया है इसकी वजह से। तो इस पे मैं बात करता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आप इसको अगर सुन लेंगे तो ओवरऑल जो तब्दीलियाँ आ चुकी हैं इस बजट में वो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले क्योंकि इनकम टैक्स जो है वो तकरीबन आम लोगों को भी अफेक्ट करता है, इसलिए पहले इनकम टैक्स पे बात करते हैं कि इनकम टैक्स में जो तब्दीलियाँ आई हैं उनमें जो मेजर चेंजेस हैं वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ अभी। सबसे पहले सेक्शन 4E(a)(b) इंसर्ट किया गया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, जिसके तहत जिसकी सालाना 1 करोड़ से ज़ायद आमदनी होगी तो उसका जितना टैक्स पेबल होगा उस टैक्स के जो भी अमाउंट होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मैं सिंपल कहूँ कि 1 करोड़ पे टैक्स जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 25 लाख है, तो 25 लाख की मैं कहूँ कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी है, तो 25 लाख की टैक्स लाइबिलिटी का 10% आप कैलकुलेट कर लेंगे, वो बनेगा 2.5 लाख। तो वो 2.5 लाख आपकी लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा, यानी आपकी जो फिर लाइबिलिटी बनेगी वो 27.5 लाख बनेगी। और इसमें ये किन पे लगा है? ये लगा है जी इंडिविजुअल्स, उसमें बिजनेस क्लास भी आ गई और सैलरीड इंडिविजुअल्स भी आ गए, और ये लगा है एसोसिएशन ऑफ पर्सनस पे। तो ये जो तबके हैं ये जब अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे टैक्स ईयर 2025 के लिए, तो ये अपनी लाइबिलिटी इस तरह उसमें ये सरचार्ज को ऐड कर लेंगे। और इसमें जो इसी तरह सेक्शन 149 जिसमें सैलरी की विदहोल्डिंग होती है, जो एम्प्लॉयज़ पे लागू होता है कि उन्होंने जो अपने एम्प्लॉयर ने जो अपने एम्प्लॉयज़ का काट के जमा करवाना होता है, वो उसमें जब टैक्स को काटेंगे स्लैब रेट्स के हिसाब से, तो उसमें ये सरचार्ज भी अगर लगता हुआ तो उसको ऐड करके वो उसको उसी तरह विदहोल्ड करेंगे। यानी अगर आपकी सैलरी आ रही है जुलाई की जब आएगी और आपका सरचार्ज अप्लीकेबल होगा तो उसकी 1/12 जो है पेमेंट वो काट के हुकूमत को जमा करवाएंगे। तो ये जो है इस पे यानी अगर आप देखें तो सरचार्ज, और क्योंकि टैक्स रेट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है, सैलरी और सैलरी वालों का भी बढ़ाया गया है टैक्स रेट्स को 35% तक ले जाया गया है, और जो बाकी कारोबारी इंडिविजुअल्स हैं या एसोसिएशन ऑफ पर्सनस या जिनको फर्म्स भी कहते हैं या पार्टनरशिप्स कहते हैं, उनके लिए भी टैक्स रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा के पहले 35% मैक्सिमम था, अब उसको 45% तक ले गए हैं। तो इसमें सरचार्ज को डालेंगे तो तकरीबन उनकी लाइबिलिटी 50% के अराउंड बनेगी, यानी जो बिज़नेस इंडिविजुअल्स हैं और जो पार्टनरशिप्स हैं। अच्छा, इसके बाद है जी बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए एक अलहदा सेक्शन मुतारिफ़ करा गया है। पहले भी स्पेशल सेक्शंस आते रहे हैं इसमें, तो इस दफ़ा 7F के नाम से एक सेक्शन को इंट्रोड्यूस कराया गया है। इसमें जो बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं उनका ये होगा कि वो अपनी जो भी एनुअल रिसीट्स हैं, तो अब इसमें ये गौर करने वाली बात है कि रिसीट्स की बात की गई है, यानी आपकी रिसीट्स में आपकी प्रोसीड्स रियलाइजेशन यानी सेल भी हो सकती है, आपको कोई एडवांस अगर मिला है कस्टमर्स या क्लाइंट्स की तरफ से तो वो भी रिसीट्स में शामिल किया जाएगा। तो टोटल रिसीट्स को हम क्लब करके उसका 10% जो है वो टैक्सेबल प्रॉफिट बनाया जाएगा। यानी 10% टैक्सेबल प्रॉफिट जब आप बना लेंगे तो उसको ये अज्यूम किया जाएगा कि ये आपके इनकम है, और उस पर आप जो आपके रेट्स हैं, जो स्लैब रेट्स आपके लगते हैं, वो आप उसके हिसाब से अपनी लाइबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे और वो पे करेंगे। अच्छा, इसी तरह अगर आपकी ये 10% है बिल्डर्स के लिए, और अगर कोई डेवलपर है तो डेवलपर के लिए 15% ऑफ रिसीट्स जो है वो टैक्सेबल प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा और उस पर भी स्लैब रेट्स लगाए जाएंगे। और इसी तरह अगर कोई शख्स बिल्डर भी है डेवलपर भी है तो उसको जो है ना वो 12% उसकी रिसीट्स का टैक्सेबल प्रॉफिट बनाया जाएगा।
और वो टैक्सेबल प्रॉफिट आपका जो है वो स्लैब रेट्स के हिसाब से उसको आप टैक्स देंगे। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अगर इस 7F को अप्लाई किया अपने लिए तो आपको क्रेडिट भी उसी हिसाब से मिलेगा। ये नहीं अगर आपकी एक्चुअल इनकम ज़्यादा है और 7F की इनकम कम बन रही है, तो अगर आपने ज़्यादा इनकम एक्चुअल इनकम का क्रेडिट लेना है तो फिर एक्चुअल इनकम के ऊपर जितना टैक्स लगता होगा स्लैब रेट्स के हिसाब से वो आप पे करेंगे, तो फिर आप उसका पूरा क्रेडिट ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर जितना टैक्स देंगे, अगर 7F का टैक्स देंगे तो इतनी इनकम क्लेम कर लेंगे, और अगर आप एक्चुअल इनकम के हिसाब से अगर वो ज़्यादा है उस पर टैक्स देते हैं स्लैब रेट्स के हिसाब से, तो वो आपको उतना टैक्स जो है उतनी आपकी इनकम आपको क्रेडिट मिल जाएगी। अच्छा, इसमें ये जो 7F है ये उन पे लागू नहीं होता बिल्डर डेवलपर्स पे जो सूबाई असम्बली या सदारती ऑर्डिनेंस की वजह से वजूद में आए हैं। तो ये बात भी काबिल गौर है, इसको भी देखने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके बाद अगला एक सेक्शन जो है सेक्शन 92, उसमें एक चीज़ ऐड की गई है कि जो फर्में हैं यानी जो AOPs जिन्हें कहते हैं या पार्टनरशिप जिन्हें कहते हैं, अगर उनकी इनकम उनकी अगर टर्नओवर 30 करोड़ से ज़्यादा है यानी 30 मिलियन से ज़्यादा है 300 मिलियन से ज़्यादा है, तो वो अपने ऑडिटेड अकाउंट्स ऑडिट करवा के साथ उसके अटैच करेंगे। और ये ऑडिट होगा ICAP के जो जिनको प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिला होता है या ICMA के लोग जहाँ जो भी एप्लीकेबल होगा आप उनसे ऑडिट कराएंगे। और आजकल आपको पता है ICAP के जो ऑडिट होते हैं उसमें एक स्पेशल नंबर जो है वो जनरेट किया जाता है ICAP की वेबसाइट से, जिसको यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। तो एक तो ये आपने मेक श्योर करना है कि प्रॉपर ऑडिट हो आपका ICAP या ICMA वाले से, क्योंकि आपको मार्केट में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो क्वालिफाइड नहीं होते लेकिन वो ऑडिट करके दे रहे होते हैं। वो एप्लीकेबल नहीं है, इसमें स्पेसिफिकली लिखा गया है कि ICAP या ICMA से ऑडिट होना चाहिए। तो ये भी आपने देखना है कि वो जो रिपोर्ट आप लें उस पर UDIN नंबर भी लगा हो, ताकि कोई भी शख्स वहाँ से जाके भी उसको वेरीफाई कर सके। अच्छा जी, अब इसमें एक चीज़ ये है कि जो ये मैंने आपको बताया है कि ऑडिट कराना है, जो ऑडिट नहीं कराएगा उसके लिए इसको पेनल्टी भी रखी गई है। पेनल्टी ये है कि जब हम AOP का टैक्स अदा कर देते हैं तो उसमें जब हम पार्टनर्स की रिटर्न में शेयर लेके जाते हैं तो वो हम शो करते हैं कि ये टैक्स शेयर फ्रॉम AOP है। और अगर आप ऑडिट नहीं कराएंगे वो और अकाउंट साथ अटैच नहीं करेंगे तो आपका जो पार्टनर्स में जब आप क्लेम करेंगे टैक्स शेयर फ्रॉम AOP, वहाँ पे वो आपका जो क्रेडिट है टैक्स का क्रेडिट वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो ये बहुत मेरे ख्याल से सख्त पेनल्टी इस पे इसीलिए क्योंकि ये टैक्स 2025 के लिए लागू होगी, तो इसको अभी से आप प्लान करना शुरू कर दें ताकि आपके जो रिटर्न्स हैं वो आपको उसका प्रॉपर रिकॉर्ड भी अवेलेबल हो, क्योंकि जब ऑडिट कराने जाएंगे तो आपको हर चीज़ का रिकॉर्ड देना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड देना पड़ेगा तो ऑब्वियसली आप वो साथ साथ रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो ही आपका ऑडिट हो सकेगा। अच्छा जी, इसके बाद सेक्शन 100BA, इसमें आपको पता होगा कुछ अर्सा पहले 2 कैटेगरीज ऐड हुई थी, एक एक्टिव टैक्स पेयर और एक नॉन एक्टिव टैक्स पेयर, या फाइलर या नॉन फाइलर की आप कैटेगरी आपके सामने ऐड हुई थी। अब फाइनेंस एक्ट 24 में एक और लेट फाइलर की कैटेगरी ऐड की गई है। यानी लेट फाइलर कौन होगा, जैसे इंडिविजुअल ये AOP का जो गोशवारा भरने की आखिरी डेट होती है वो 30 सितंबर होती है, 30 जून के बाद 30 सितंबर आता है, यानी 30 जून 24 की जो आप रिटर्न आपने देनी है उसकी 30 सितंबर 24 तक आप रिटर्न देंगे, और अगर कंपनी की डेफिनेशन में आप आते हैं तो वो 31 दिसंबर 24 तक आप देंगे। अच्छा, इन डेट्स के बाद अगर कोई देता है तो वो लेट फाइलर होगा, लेकिन अगर FBR डेट एक्सटेंड करता है सेक्शन 214A के तहत तो उसमें भी उस एक्सटेंशन में भी आपने जमा करा दिया तब भी आप लेट फाइलर नहीं होंगे, फाइलर ही होंगे। और इसी तरह अगर आपने खुद एक्सटेंशन लिया सेक्शन 119 में और वो आपको अलाउ हो गई है तो आप उस एक्सटेंशन के विद इन ड्यू डेट आप रिटर्न जमा करा देंगे, तब भी आप फाइलर ही होंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इसमें फ़िलहाल जो इफ़ेक्ट डाला गया है वो प्रॉपर्टी की सेल और परचेज़ पे इस कैटेगरी का इफ़ेक्ट डाला गया है।
कि वहाँ पे इन तीनों की अलग-अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं कि जो सेल पे टैक्स देगा वो उस कैटेगरी के हिसाब से देगा, और जो परचेज़ पे देगा वो भी उसी हिसाब से देगा। अच्छा, अब इसके बाद है जी, अब ये इस पे 236C और के वो आगे जब आएंगे तो मैं वो वहाँ डिस्कस कर लेंगे कि क्या रेट्स लगाए गए हैं। अच्छा जी, इसके बाद सेक्शन 111 में एक तब्दीली ये की गई है। पहले इसमें ये होता था कि अगर आपकी 111 सेक्शन डील करता है कंसीलमेंट ऑफ इनकम या एसेट से, अगर आपने कोई चीज़ कंसील की और इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास है तो वो इस एडिशन किस साल में करेगा। अब उसमें ये था कि पहले अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उससे बिल्कुल एग्जैक्टली पिछले साल में आप उसकी इनकम में ऐड करेंगे उसको, लेकिन अब इसको ये चेंज कर दिया गया है कि अगर आपके फॉरेन एसेट्स या फॉरेन एक्सपेंसेस का कमिश्नर को पता लग गया है तो जिस साल में वो नोटिस कर देगा आपको उसी साल की इनकम में आपके ये ऐड हो जाएंगे। और ऐड क्यों होंगे? क्योंकि आपने डिक्लेयर नहीं किया, कंसील किया हुआ है, और अगर कंसील होगा तो आपकी इनकम में ऐड होके और उस पर आपका टैक्स लग जाएगा। अच्छा, इसके बाद सेक्शन 114B जो है वो फाइनेंस एक्ट 2022 में मेरे ख्याल से ऐड हुआ था, जिसमें ये एफबीआर को इख्तियार दिया गया था कि जिन पे रिटर्न फाइल करना लाजमी है और रिटर्न फाइल नहीं करते तो उनके लिए ये था कि एफबीआर जो है उनकी सिम्स को ब्लॉक करने का ऑर्डर दे सकता है, उनके बिजली के कनेक्शन काटने का ऑर्डर दे सकता है, उनके गैस के कनेक्शन काटने का ऑर्डर दे सकता है। अब इसमें मज़ीद इस सेक्शन में एक डी क्लॉज ऐड की गई है जिसके तहत जो ऐसे लोग जिन पे रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है और वो रिटर्न फाइल नहीं करते तो उनके लिए ये किया गया है कि वो बाहर मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे जो जो हजरात हैं, अच्छा ये होगा आई थिंक जैसे अभी रिसेंट पास्ट में पिछले 2-3 महीने से अब लोगों की सिम्स ब्लॉक हो रही हैं, यानी जो फाइलर बनने चाहिए थे, रिटर्न फाइल करनी चाहिए थी, जिनको उनकी सिम्स को ब्लॉक किया एफबीआर ने थ्रू सेलर कंपनीज, तो वो अब रिटर्न जब फाइल करेंगे आप और अपना रिटर्न फाइल हो जाएगी, आप अपना चलान ATL का पे कर देंगे तो आपकी सिम जो है वो 24 से 48 घंटे में अनब्लॉक हो जाती है। तो इसी तरह ये भी किसी जनरल ऑर्डर के तहत ही होगा कि ये लोग जो हैं ये बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते इन माय ओपिनियन। बाकी इसमें आप खुद अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने IRS से लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपको नोटिस आया हुआ है रिटर्न फाइल करने का सेक्शन 114 सब सेक्शन 4 के तहत, तो आप अपनी रिटर्न को फाइल कर दें ताकि आपको बाहर जाने में परेशानी ना हो। लेकिन इसमें कुछ चीज़ों में कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर ट्रैवल कर रहे होंगे तो उन पे ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगी। उसमें सबसे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, यानी किसी का नाइकॉप बना हुआ है, वो नाइकॉप शो कर दे तो वो जा सकता है। इसी तरह बच्चे हैं वो जा सकते हैं, स्टूडेंट्स हैं वो जा सकते हैं, उम्रा या हज पे जाने वाले लोग जो हैं वो उन पे ये क्लॉज अप्लाई नहीं होती। या इसके अलावा कोई अगर वो लिस्ट जारी कर देगा एफबीआर कि भाई इन पे भी ये क्लॉज अप्लाई नहीं होती तो वो लोग भी जो है अपना इस क्लॉज से एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, अब अगली जो चेंज आई है वो है जी सेक्शन 116 में। वैसे आपको कंसेप्चुअली पता है कि जो रेजिडेंट टैक्स पेयर होता है उसने अपनी वर्ल्ड वाइड एसेट्स और वर्ल्ड वाइड इनकम जो है वो डिक्लेयर करनी होती है पाकिस्तान में, उसी तरह सारी दुनिया में ऐसे ही होता है। तो इसमें अब प्रॉपरली उसको ऐड कर दिया गया है कि आपने अपने जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट आपने जमा करानी होती है गोशवारे के साथ, उसमें जो फॉरेन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनको भी आप शो करेंगे। यानी अब जो गोशवारा आप भरेंगे 2024 का, अगर आपके असास से बाहर हैं या कोई लाइबिलिटीज़ हैं बाहर की, तो वो आपने अपने वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर करनी है। अच्छा जी, इसमें एक और जो सेक्शन 121 था जो उसका नाम है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, और ये कमिश्नर को इख्तियार देता था या देता है कि अगर कोई शख्स रिटर्न उसने मांगी और रिटर्न नहीं जमा कराई उसने, या अगर उसने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं कोई ऑडिट हो रहा है उसका और वो ऑडिट के डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कराए, तो वो एक अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बेस पे अपना एक जजमेंट को पास कर सकता है।
असेसमेंट पास कर सकता है अपनी जजमेंट की बेसिस पे। तो वो जजमेंट जो है उसके थ्रू वो एक ऑर्डर पास करेगा, तो वो आपको टैक्स पे करना होगा। अब इसमें पहले कोई यानी इसकी कोई अंडरलाइंग बेसिस नहीं होती थी, और इसी बेस पे केसेस जो हैं कोर्ट्स में प्लीड होते थे और वो सस्टेन नहीं करते थे। अब इसमें एफबीआर को ये इख्तियार दे दिया गया है कि कमिश्नर के सामने सेक्टोरल रेशोज़ होंगी, कि यानी कि जिस सेक्टर का वो केस उसके पास है उस हिसाब से वो देखेगा कि इस सेक्टर का ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, इसका नेट प्रॉफिट कितना होगा। तो इन मार्जिन वगैरह को सामने रखते हुए वो उसको जो अपनी जजमेंट है उसको अप्लाई करेगा और उसके हिसाब से एक ऑर्डर पास करेगा, और वो इन रेशोज़ को सामने रखते हुए इससे कम की डिमांड नहीं बना सकता। तो ये भी एक चीज़ है। अगर इसीलिए मैं टैक्स पेयर्स को भी कहता हूँ और जो कंसल्टेंट्स होते हैं कि वो, क्योंकि अब आयरस में हर चीज़ ऑनलाइन होती है, तो मेरे ख़्याल से हमें महीने में एक दफ़ा या तो हम अपने टैक्स पेयर को एजुकेट करें कि वो अपने मोबाइल और ईमेल को अपडेट कराए, और वो उसको इंटीमेशन मिले कि अगर कोई नोटिस वगैरह आया है। क्योंकि बहुत सारे अब ऑर्डर्स हमें क्लाइंट्स की तरफ से मिले हैं जो सिस्टम में पास हो गए हुए हैं, लेकिन ना तो कभी नोटिस उनको मिला है और ना कोई ऑर्डर उनको मिला है। वो ये हुआ है कि कोई बाय पोस्ट उनको ऑर्डर मिल गया तो पता लगा कि लाइबिलिटी क्रिएट हुई हुई है। तो आप लोग जो अपनी रिटर्न्स को टाइमली फाइल करें, ऑडिट है तो ऑडिट का रिकॉर्ड जमा कराएं। अच्छा जी, इसके बाद सेक्शन 126A में एक तब्दीली की गई है। सेक्शन 126A जो अप्रैल में एक टैक्स अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें अपील के निज़ाम को बिल्कुल बदल के रख दिया। पहले जैसे आपको पता है कि एफबीआर के असेसमेंट होने के बाद पहला फॉरम अपील का था कमिश्नर अपील्स का। उसमें आपने 30 दिन के अंदर फ़ाइल करना होता था। वहाँ से अगर आपको सक्सेस नहीं हुई तो आप एपलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते थे विद इन नेक्स्ट 60 डेज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील्स, और उसके बाद फिर 90 डेज़ का टाइम होता था आपके पास ATER के अगेंस्ट अगर आपने रेफरेंस में जाना है। तो इस निज़ाम को उन्होंने काफ़ी हद तक चेंज कर दिया। इसमें लिमिट्स को डाल दिया है कि इनकम टैक्स की लायबिलिटी 2 करोड़ तक होगी तो जो है आप कमिश्नर अपील के पास अपील करेंगे विद इन 30 डेज़, और 2 करोड़ से अगर ज़्यादा की डिमांड होगी तो इसमें आप डायरेक्टली एपलेट ट्रिब्यूनल को अपील करेंगे। अच्छा, इसमें और इसके बाद दोनों फोरम्स से जो भी ऑर्डर होगा अगर आपकी फेवर में है या नहीं है, या जैसे भी अगर आप आगे रेफरेंस में जाना चाहते हैं तो फिर उसके 30 डेज़ होंगे, वो हाई कोर्ट में आपने रेफरेंस फाइल करना है। और इसी तरह फ़ीसिस भी बढ़ाई गई। कमिश्नर अपील के फॉरम की फ़ीस वही रखी गई, लेकिन ट्रिब्यूनल के जो फॉरम्स हैं उनकी अपील फ़ीस बढ़ा दी गई। इंडिविजुअल AOP की 5,000 कर दी, कंपनी की 20,000 कर दी, और रेफरेंस में जब भी आप जाएंगे तो 50,000 रेफरेंस फ़ीस आप पे करेंगे और वो रेफरेंस फाइल हो जाएगा। और अगर आपने रिकवरी के अगेंस्ट स्टे लेना है तो फिर 30% जो आपकी डिमांड है जो कमिश्नर अपील या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बाद बनेगी, उसका 30% आप पे करेंगे तो फिर आपको रिकवरी के अगेंस्ट स्टे मिलेगा। तो अब इसमें एक वजाहत ये की गई कि पहले कन्फ्यूजन ये थी कि भाई मेरा ख्याल कन्फ्यूजन तो नहीं थी, लोग इसको इस तरह यूज़ कर रहे थे कि जो आपकी टैक्स चार्जेबल है उसकी लिमिट 2 करोड़ देखी जाएगी, या जो नेट टैक्स डिमांड बनी है असेसमेंट के बाद उसको देखा जाएगा। तो इसकी एक मेरे ख्याल से क्लैरिफिकेशन अब आ गई है कि आपका जो नेट इंक्रीज़ होगा उसको देखा जाएगा। मिसाल है टैक्स चार्जेबल पहले 1 लाख था, अब टैक्स चार्जेबल जो हो गया है मिसाल है 2 करोड़ या 2 करोड़ 10 लाख समझे। तो 2 करोड़ 10 लाख में से आपने अगर पहले टैक्स चार्जेबल मिसाल है 10 लाख था तो आपकी नेट डिमांड 2 करोड़ की होगी, तो आप कमिश्नर अपील के पास चले जाएंगे, आप ATER में नहीं जाएंगे। तो इसी तरह आप अपनी अपील को परसू कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट जो एक अमेंडमेंट लाई गई है सेक्शन 147 जो एडवांस टैक्स से डील करता है, और जो अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको अपना एडवांस टैक्स क्वार्टरली पे करना होता है, यानी इंडिविजुअल की केस में और AOP के केस में, और इसी तरह कंपनी भी है।
इसमें शायद मैं थोड़ा सा कोई इनकरेक्ट बात कर रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा। इसमें इंडिविजुअल के लिए तो 10 लाख है, बाकियों के लिए मेरा ख्याल है वैसे ही एप्लीकेबल है। तो इसमें पहले ये था कि टर्नओवर को आपने जितना आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर था उसको आपने 10% से बढ़ा लेना था और उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी कैलकुलेशन करके उसका 1/4 जो है वो जमा कराना था। अब उसको एक 10% नहीं बढ़ाना बल्कि आपने उसको 20% इंक्रीज़ करना है। उसके हिसाब से आपने अपनी कैलकुलेशन करके और उसको जमा कराना है। और अब इसमें एक और चीज़ ऐड कर दी गई है जो शायद पहले भी थी फिर निकाल दी गई, अब दोबारा ऐड की गई है कि अगर आप अपनी कैलकुलेशन देंगे तो कमिश्नर जो है वो उसको आपको जो वर्किंग है आपके एडवांस टैक्स की उसको रिजेक्ट करके एक असेसमेंट यानी उसमें वो अपना ऑर्डर एक बना सकता है। अच्छा, दूसरा है जी सेक्शन 154 में एक बड़ी तब्दीली आई है। उसके हिसाब से 147 में भी चेंज की गई, वो मेरा ख्याल है 154 के साथ ही मैं डिस्कस कर दूंगा। अब नेक्स्ट मैं आपको करता हूँ जी सेक्शन 148 में एफबीआर जो है वो वैल्यूज़ डिसाइड कर देगा चीज़ों की और वो कम अज़ कम वैल्यूज़ होंगी और उसके हिसाब से 148 का इंपोर्ट का जो टैक्स होता है, इंपोर्ट का जो विदहोल्डिंग है टैक्स, वो उन कम अज़ कम वैल्यूज़ एफबीआर डिक्लेयर करेगा, उसके हिसाब से जो है ना वो टैक्स लिया जाएगा। ये क्योंकि अंडर इनवॉइसिंग होती थी तो उसको रोकने के लिए है। अच्छा जी, इसके बाद सेक्शन 149 का मैंने आपको बता दिया कि जिसकी आमदनी 1 करोड़ से ज़्यादा होगी सैलरीड वाले की, उस पर सरचार्ज लगेगा और वो विदहोल्डिंग उसकी हो जाएगी अकॉर्डिंगली। इसके बाद जी सेक्शन 153 का सब सेक्शन 4 जो कि कमिश्नर को इख्तियार देता है कि वो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट इशू कर सके। 153 की जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं 153 सेक्शन विदहोल्डिंग ऑफ पेमेंट्स से डील करता है और अगर आप प्रिस्क्राइब पर्सन हैं तो आपने ये विदहोल्डिंग करनी होती है। इसमें अब ये है कि अगर आप पहले जो कंपनियां हैं जिनका बहुत ज़्यादा टैक्स कट जाता है या जो एडवांस मंगवाती हैं उनको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट इशू हो जाता था कमिश्नर की तरफ से, तो उनका विदहोल्डिंग टैक्स नहीं कटता था। अब इसको इस तरह चेंज कर दिया गया है कि कमिश्नर मैक्सिमम जो आपको एग्जम्पशन दे सकता है वो 80% तक की दे सकता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका पेमेंट पर टैक्स कटना है 5% तो वो आपको 4% की एग्जम्पशन देगा और 1% का आपको सर्टिफिकेट देगा कि जी जो भी इस शख्स को पेमेंट करे वो इसका 5% ना काटे बल्कि 1% टैक्स काट ले। तो इस हवाले से हमने एक लेटर लिखा था LTO कमिश्नर को क्योंकि हमारे पास कुछ सर्टिफिकेट्स आए थे बड़ी MNCs के जो इशू हो गए थे जून में, यानी इस एक्ट की इनेक्टमेंट से पहले। तो उन्होंने एक क्लैरिफाई किया कि जी ये नया एक्ट आ चुका है, इसके हिसाब से ये सर्टिफिकेट्स वैलिड नहीं है। तो आप जो है ना अगर आपके पास रिड्यूस रेट सर्टिफिकेट है फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ आप पूरा टैक्स काटें। अच्छा जी, अब इसके बाद जो सेक्शन 154 है इसमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल 360 का चेंज है। 360 तो नहीं 180 का चेंज क्या लें जी। अच्छा, इसमें चेंज ये है कि पहले इस सेक्टर ने बहुत अरसे तक जो है ना फाइनल टैक्स रिजीम को एंजॉय किया, यानी आपकी जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं उस पर 1% जो है वो कट जाता था और वो फाइनल होता था। ना आपको कोई खर्चों की तफसील देने की ज़रूरत, ना आपको कोई प्रॉफिट लॉस बनाने की ज़रूरत, कुछ भी नहीं है। मतलब वो आपने हुकूमत ने जितना टैक्स लेना होता था वो ऑलरेडी कट जाता था और वो आपका रिटर्न उसी तरह फाइल हो जाती थी। अब इसको बिल्कुल चेंज करके आपको यानी नॉर्मल टैक्स रिजीम में लाया गया है। नॉर्मल टैक्स रिजीम में लाने से ये होगा कि आपकी जितनी भी ख़र्चे अखराजात हैं आपको प्रॉपर अपना प्रॉफिट लॉस बनाना पड़ेगा, प्रॉपर आपको अपनी बैलेंस शीट हर चीज़ वो बना के तो फाइल करनी पड़ेगी। और इसमें आपको जैसे नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट होता है और फिर वो देखा जाता है कि टर्नओवर टैक्स और नॉर्मल प्रॉफिट पर टैक्स उनको कंपेयर करके जो हायर ऑफ होता है वो आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो है इसमें पहले 1% कटता था
154 में अब इसमें ये कर दिया गया कि 1% बैंक में जब प्रोसीड्स आएंगे तो बैंक 2% काटेगा, 1% 154 सेक्शन के तहत और 1% काटेगा 147 यानी एडवांस टैक्स का जो सेक्शन है उसके तहत। तो 2% तो ये कट जाएगा। उसके बाद फिर इस पर टर्नओवर का रेट है वो 1.25% है, 1.25%। तो ये मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा इन पे अब टैक्स का एक एप्लीकेबिलिटी हो गई है। और इसमें क्योंकि ये नॉर्मल में आ गए हैं तो इसलिए इन पे जो सुपर टैक्स है सेक्शन 4C जो कहता है कि 150 मिलियन से इनकम अगर आपकी ज़्यादा है तो उस पर स्लैब रेट्स हैं उसके हिसाब से वो लगता है, तो ये उसमें भी आ गए। तो इन पे एकदम जो है वो टैक्स का प्रेशर बढ़ गया है। अच्छा जी, ये तो हो गए एक्सपोर्टर का, वो मैंने आपको बता दिया कि फाइनल टैक्स रिजीम से निकल गए हैं और नॉर्मल रिजीम में आ गए हैं। और जो 1% 154 में कटता था वो फाइनल होता था पहले, अब उसको मिनिमम कर दिया गया। और जो 1% कटेगा वो एडवांस टैक्स, वो दोनों आप अपने विदहोल्डिंग टैक्स और एडवांस टैक्स के तौर पर क्लेम कर लेंगे, लेकिन लाइबिलिटी आपकी नॉर्मल के हिसाब से कैलकुलेट होगी। अच्छा, इसके बाद है जी सेक्शन 117 के तहत जब आप अपना बिज़नेस डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपने इंटीमेट करना होता है कमिश्नर को, और वो आपसे रिटर्न मांग सकता है। और अगर आप पेनल्टी ऐड कर दी गई है कि वो रिटर्न मांगे और आप नहीं देंगे तो इंडिविजुअल के केस में 10,000 और बाकी केसेस में 50,000 तक पेनल्टी लग सकती है, या टैक्स का 0.1% या 1,000 पर डे के हिसाब से आपको जुर्माना करना लग सकता है। और इनमें से वो कंपेयर करेगा, जो हायर ऑफ होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए अब आप एक तो आईआरएस को लाजमी अपना चेक किया करें, अपनी मोबाइल की इंफॉर्मेशन और ईमेल की इंफॉर्मेशन को अपडेट करें ताकि आपको इंटीमेशन मिलती रहे, क्योंकि अब कुरियर तो करते हैं नोटिस, लेकिन बेहतर ये है कि आप टाइमली कंप्लाई करें। अच्छा जी, इसके बाद अगली तब्दीली ये आई है ताजिर दोस्त स्कीम। जैसे आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले आई है और ताजरों को, जो दुकानदार हैं, उनको कहा गया है कि वो रजिस्टर करें, और रजिस्टर करने के बाद वो उन पे टैक्स के रेट्स हैं उसमें कम से कम 1200 रुपये सालाना है और वो हर महीने 100 रुपये के हिसाब से जमा कराने। बहरहाल वो शुरू में 5 शहरों के लिए आई थी, अब उसको एक्सटेंड किया जाएगा और इसमें अब उसकी पेनल्टी ऐड कर दी गई है सेक्शन 99B में। वो ये है कि अगर कोई उस स्कीम में फॉल करता है और वो कंप्लाई नहीं करता तो पहली दफ़ा उसकी दुकान को 7 दिन के लिए बंद किया जाएगा। अगर फिर भी वो कंप्लाई नहीं करता फिर वो 21 डेज़ के लिए उसकी दुकान को सील कर दिया जाएगा, और फिर भी कंप्लाई नहीं करता तो फिर 21 दिन के बाद जो ना पहली दफ़ा नोटिस आएगा तो 7 दिन के बाद वो फिर हर अगले नोटिस पे 21 दिन के लिए दुकान सील की जाएगी। और 191B सेक्शन के तहत उसको 6 महीने तक कैद की सज़ा भी हो सकती है। तो बेहतर ये है कि आप कंप्लाई कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कंप्लायंस आप करें और प्रॉपर कंप्लायंस होनी चाहिए। यानी मैंने इस तरह की भी देखा है कि कंप्लायंस ये नहीं कि आप ज़ीरो के रिटर्न फाइल कर दें या बिल्कुल ही प्रॉपर्टी एकदम आ जाए आपकी वेल्थ में, उसकी कोई ट्रेल ना हो। तो यानी प्रॉपर रिटर्न फाइल होनी चाहिए ताकि आपका जो अगर कोई नोटिस आता है, ऑडिट में केस आता है, तो आप उसको प्रॉपरली प्लीड कर सकें। हर चीज़ रिकनसाइल्ड होनी चाहिए आपकी। अच्छा जी, इसके बाद सिम्स को ब्लॉक करने का जनरल ऑर्डर आया 2-3 महीने पहले, तो मोबाइल कंपनियों ने उसको कंप्लाई करने से इनकार किया, वो स्टे ऑर्डर भी लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन बहरहाल उसको कंप्लाई करना पड़ा। अब उसको पेनल्टी इसमें ऐड की गई है कि जो भी जो ऑर्डर इशू होगा सिम्स ब्लॉक करने का और जो सेलुलर कंपनी उसको मानने से इनकार करेगी तो उसको पहली दफ़ा 50 मिलियन की पेनल्टी लगेगी, दूसरी दफ़ा 100 मिलियन की पेनल्टी लगेगी। तो मेरा ख्याल है अब ये कंप्लायंस जो है ना वो प्रॉपर हो जाया करेगी। अच्छा जी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब आप रिटर्न क्योंकि 2024 की फ़ाइल करेंगे तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। अगर कंपनी है या एओपी है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है ये चेंज, कंपनी या एओपी
वो अपने रिटर्न के जो कॉलम्स हैं जो उस पर एप्लीकेबल हैं वो अगर फिल नहीं करती तो, और जो कागज़ उसने अटैच करने हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑडिटेड अकाउंट्स कंपनियों के अटैच करने होते हैं, या और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे विद होल्डिंग के भी अटैच कर दें तो बेहतर है, तो उनको टैक्सेबल इनकम का 10% या 5 लाख रुपए, इसमें से जो ज़्यादा होगा वो उसको जुर्माना लग जाएगा। तो इसलिए अब आप जब रिटर्न फाइल करें तो प्रॉपर चीज़ों को फाइल करें, सारे कॉलम्स को प्रॉपरली फिल करें, सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली अटैच करें। अच्छा जी, फिर है सरचार्ज का सेक्शन 205। इसमें पहले 12% सरचार्ज लगता था, यानी कोई भी असेसमेंट ऑर्डर पास होता है तो उसमें वो जिस डेट पे आपने पे करना था और जिस डेट पे आपका ऑर्डर हुआ तो वो उतने डेज पे एक सरचार्ज कैलकुलेट करके ऐड करते हैं लाइबिलिटी में। वो पहले 12% था, अब उसमें ये कर दिया गया है कि काइबर प्लस 3% या 12%, इनमें से जो हायर ऑफ होगा वो आप पे सरचार्ज लगेगा, क्योंकि काइबर आजकल 20% के आसपास है, तो ये 20 और 3 यानी 23%, 23.5% आपको सरचार्ज फ़िलहाल लगेगा। अगर ये कम हो गया तो हायर ऑफ 12% है। इसके बाद जी 230 के सेक्शन एक ऐड किया गया है, टैक्स फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन विंग इनलैंड रेवेन्यू, जिसका काम होगा कि वो टैक्स की जो इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठी करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा, एनालाइज करेगा, वो बहुत सारे उसके, अब इस विंग के अंदर बहुत सारे सब यूनिट्स बनाए गए हैं। तो इसका चीफ इन्वेस्टिगेटर जो है वो इसका हेड होगा, जिसको अपॉइंट किया गया है जुलाई के शुरू में। तो ये अब इसका जो है ना, मेरा ख्याल जैसे INI है FBI का ज़ेली अदारा जो इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस करता है, अब ये भी मेरा ख्याल है इससे मिलती जुलती कोई होंगी इन्वेस्टिगेशंस। अच्छा जी, अब आगे सेक्शन 236C, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि 3 कैटेगरीज आ चुकी हैं, और फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर। अब इसी हिसाब से जो 3 कैटेगरीज बनी इनको अभी सिर्फ 236C जो प्रॉपर्टी की सेल पे लगता है और 236K जो ख़रीद पे लगता है, ये इन कैटेगरीज़ को, इन रेट्स को अलग-अलग डिफ़ाइन किया गया इन सेक्शंस के लिए, अभी और कहीं इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसमें अगर आपकी जो बेचने वाला है उसकी रिसीट्स जो हैं 5 करोड़ तक होंगी और वो फाइलर होगा तो 3%, लेट फाइलर होगा तो 6% और नॉन फाइलर होगा तो 10%। अगर रिसीट्स उसकी 5 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ तक हैं तो फाइलर 3.5%, लेट फाइलर 7% और नॉन फाइलर 10%। और इसी तरह 10 करोड़ से ज़्यादा रिसीट्स हैं तो फाइलर 4%, लेट फाइलर 8% और नॉन फाइलर 10%। तो इसमें याद रखने के लिए ये है कि जब आप बेचते हैं, एक तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लें कि ये गेन टैक्स नहीं होता, क्योंकि ये जो आप प्रॉपर्टी की सेल करते हैं, वसीका नवीस, डीलर और ये लोग ना इसको गेन टैक्स कहते हैं। ये गेन टैक्स नहीं होता, ये एडवांस इनकम टैक्स होता है। गेन टैक्स आपने प्रॉपर्टी का रिटर्न के साथ कैलकुलेट करना होता है। गेन सेक्शन 37 के तहत जो गेन बनता है उसके हिसाब से वहाँ उसके अलग रेट्स हैं, वो आपने जमा कराने। ये आपका एज एडवांस टैक्स चला जाता है हुकूमत के पास, ये आप अपने रिटर्न में क्लेम कर लेते हैं और आपकी लायबिलिटी में ये एडजस्ट हो जाता है। अगर कुछ बचेगा तो वो आप रिफ़ंड ले सकते हैं। तो 236C जो है फाइलर के लिए आधा % बढ़ता है रिसीट्स के हिसाब से, लेट फाइलर के लिए 1% बढ़ता है और नॉन फाइलर का स्टेबल है 10% ही लगेगा। अच्छा, मैं बीच में से कुछ सेक्शन स्किप करके 236K का कर लेता हूँ। अगर आपकी कंसिड्रेशन 5 करोड़ तक है और आप फाइलर हैं तो 3%, लेट फाइलर हैं तो 6% और नॉन फाइलर हैं तो 12%, और 5 से 10 करोड़ के दरमियान है तो 3.5% फाइलर, 7% लेट फाइलर और नॉन फाइलर के लिए है 16%। और 10 करोड़ से ज़ायद की आपकी कंसिड्रेशन है तो 4% फाइलर का, 8% लेट फाइलर का और 20% नॉन फाइलर का। अब 236K यानी जो भी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं उनको अब ये देखना है कि जी अगर वो फाइलर हैं और उनका आधा % बढ़ता है स्लैब रेट्स के हिसाब से, मैक्सिमम शुरू का रेट 3% है, मैक्सिमम 4%, और लेट फाइलर है तो उसका 6% शुरू होता है और 1% ऐड होता है और मैक्सिमम रेट है 8%।
और इसी तरह अगर आप नॉन फाइलर को देखें तो 12% से शुरू होता है और फिर 4% बढ़ता है और मैक्सिमम रेट है 20%। जी, तो ये अब आपको मैंने प्रॉपर्टी के हवाले से बता दिया। इसमें मैं दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ कि 236C का जो टैक्स है वो गेन टैक्स नहीं होता, वो एडवांस इनकम टैक्स होता है और वो आपके रिटर्न में एडजस्टेबल होता है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की और आपका टैक्स वो फाइलर लेट फाइलर या नॉन फाइलर वाला कट गया है तो आप अपनी रिटर्न फाइल करें। उस पर अगर आपको जो है गेन टैक्स बनता है प्रॉपर्टी पे तो आप वो गेन टैक्स जमा कराएं और उसी हिसाब से आप अपना उसको क्लेम कर लें और वो सारा आपका एडजस्ट हो जाएगा। और उसके हिसाब से आप अगर आपकी लायबिलिटी ज़्यादा बनती है तो डिफरेंस पे कर दें, कम बनती है तो रिफ़ंड ले लें। अच्छा जी, अब एक और जो अहम तब्दीली फाइनेंस एक्ट 24 में आई है वो है 236G और उसके कॉरस्पॉन्डिंग 236H की जो है वो चेंज है। अच्छा, इसमें चेंज जो है पहले इसमें टैक्स ये भी एडवांस टैक्स है, यानी जो भी मैन्युफैक्चरर या कमर्शियल इंपोर्टर जब भी कोई चीज़ आगे देगा डिस्ट्रीब्यूटर को या और किसी को तो वो जो है इस पे 236G का टैक्स काटेगा और उसका पहले रेट था 0.1%। अब इसमें तब्दीली की गई है और जो डिफाइंड सेक्टर्स थे, कोई 8-10 सेक्टर्स से जो डिफाइंड थे, उन सेक्टर्स को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है जी, और सारे सेक्टर्स को इंक्लूड कर दिया गया है। और सीधी बात यह है कि जिस पे 236G लगेगा जब भी वो अपनी सेल आगे एडवांस करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्ट्रीब्यूटर को कोई चीज़ मिली या उस पर 236G लगा है तो जब भी वो आगे सब डिस्ट्रीब्यूटर, होल सेलर या रिटेलर को देगा 236H वो लगाएगा और रेट वो देखेगा कि फाइलर है या नॉन फाइलर है। अच्छा, इसमें फर्टिलाइज़र का जो रेट है वो 0.7% है फाइलर के लिए, नॉन फाइलर का डबल हो जाएगा। और अगर वो जो फर्टिलाइज़र वाला है वो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड है तो उसका 0.25% लगेगा और नॉन फाइलर का 0.5% लगेगा। और इसके अलावा हर चीज़ पे 0.1% लगेगा फाइलर के लिए और 2% लगेगा नॉन फाइलर के लिए। ठीक है जी, और इसमें एक सर्कुलर के तहत जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्योंकि उनकी सेल प्राइस और परचेज़ प्राइस वो जो डीलर्स या पेट्रोल पंप्स वाले उनके इख्तियार में नहीं होता, उनको क्योंकि कमीशन मिलता है और वो रेट्स फिक्स होते हैं, तो इसलिए 236G और H के उससे उनको निकाल दिया गया है। अब इसी तरह 236H अगर आपको बताएं तो हर उस पर लगेगा, हर चीज़ पे जिसमें मैंने आपको बताया 236G जिस पे लगा है उसने आगे 236H लगाना है और वो फाइलर के लिए रेट है 0.5% और नॉन फाइलर के लिए है 2.5%। तो ये 2.5% बहुत ही मेरा ख्याल है ज़्यादा है। एक तो ये है कि लोगों की जो परचेज़ है, परचेज़ और सेल दोनों वो हुकूमत के सामने आ जाएंगी, क्योंकि हमने पहले भी ऐसे केसेस देखे हैं कि जब 236G लगा कुछ सेक्टर्स पे तो पता लगा जी जो बंदा 50 लाख अपना रेवेन्यू दिखा रहा था उसने तो 5 करोड़ की ख़रीदा हुआ है सामान, तो 5 करोड़ का ख़रीदा तो ऑब्वियसली मार्जिन ऐड करके बेचा होगा। तो अब इससे ये है कि मेरा ख्याल है ये अच्छा स्टेप है, ऑल दो कि इस पे मुख्तलिफ़ सेक्टर्स जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, फ्लोर मिल्स हैं और शुगर मिल्स और फ़लाने फ़िलौने, तो लेकिन ये मेरा ख्याल है डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जब हो जाएगा तो आपकी सेल और परचेज़ जो है वो गवर्नमेंट के सामने आएगी, आप उसी हिसाब से वो शुआरे देंगे। अच्छा, इसमें अब आप ये देखें कि जो सैलरी पेशा लोग हैं उनका जो है टैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है और इसी तरह जो बाकी AOPs और इंडिविजुअल्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। वो स्लैब रेट्स हैं, वो आप स्लैब रेट्स के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया कि सैलरीज़ वाले का मैक्सिमम रेट 35% और जो AOP या इंडिविजुअल जो कारोबारी हैं उनका अब हो गया 45% मैक्सिमम रेट। ठीक है जी, और उस पर सरचार्ज ऐड कर लेंगे आप तो वो आपका तकरीबन 50% के आसपास पहुंच जाएगा। और अगर आप अपना सुपर टैक्स भी ऐड कर लेंगे तो वो अच्छा खासा ऊपर निकल जाएगा। तो गवर्नमेंट का जो मेरे ख्याल से वो सोच या अप्रोच ये है
या इंटेंशन इन चीज़ों को करने की ये है कि लोग अब इन अनस्ट्रक्चर्ड या इनफॉर्मल जो टाइप नेचर ऑफ एंटिटीज़ हैं या बिजनेसेस हैं, ये अब स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जाएं, यानी ये कंपनीज़ बनाएं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ बनाएं या जो भी प्रॉपर SCCP के तहत बनती हैं उसमें चले जाएं। और उसमें फ़ायदा ये है कि स्मॉल कंपनी का रेट 20% है, और अगर आपकी कंपनी बड़ी है तो उसका मैक्सिमम रेट 29% है। और इसमें ये है कि AOP इंडिविजुअल में आप अपनी ऑब्वियसली सैलरी नहीं ड्रॉ कर सकते, आपको पूरे प्रॉफिट पे टैक्स दे के फिर आप ड्राइंग्स करते हैं। कंपनी होगी तो उसमें आप अपना सैलरी एज ए डायरेक्टर डाल सकते हैं, और उसको सैलरी को एज ख़र्चा भी वो अलाउ हो जाता है वहाँ पे। तो एक तो ये भी हो गया, लेकिन वो सैलरी पे ऑब्वियसली वो स्लैब रेट्स के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हैं जी मेन चेंजेस इसमें इनकम टैक्स की। अच्छा जी, इसमें डिस्कशन में मैं एक चीज़ जो है वो दरमियान में रह गई थी, कैपिटल गेंस के हवाले से। जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की जो कैपिटल गेन आता है, विद होल्डिंग टैक्सेस तो हो गए 236C और के, अब जो गेन निकलेगा वो कैसे टैक्स होगा। अच्छा, जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं 30 जून 24 से पहले ख़रीदी गई हैं, उनका वो पुराना हिसाब किताब है। उसमें जैसे ओपन प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, फ्लैट्स, इनके रेट्स अलग-अलग हैं, और जिस तरह होल्डिंग पीरियड बढ़ता जाता है ये रेट्स कम होते जाते हैं, वो उसी तरह डील होंगी। यानी अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो वो 4 साल के बाद उसका गेन जो है वो टैक्सेबल नहीं है। इसी तरह अगर ओपन प्लॉट है तो वो 6 साल के बाद एग्जाम्प्ट है उसका गेन, फ्लैट है तो 2 साल के बाद उसका गेन एग्जाम्प्ट है। होल्डिंग पीरियड से देखा जाएगा 2 साल के बाद बचा है तो गेन टैक्स नहीं लगेगा। ये है पुरानी प्रॉपर्टीज़ का, जो ऑलरेडी 30 जून 2024 की जो वेल्थ जाएगी, और पिछली उस वेल्थ में जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ आ रही होंगी, तो जब भी ये बिकेंगी तो गेन टैक्स इस हिसाब से टैक्स होगा। अच्छा, अब जो प्रॉपर्टी 1 जुलाई 2024 से ऑन को या उससे बाद में आप ख़रीदेंगे, तो उसका गेन जो है फाइलर के लिए कोई विदहोल्डिंग पीरियड का कोई हिसाब किताब नहीं रहा। अब उसमें जो भी ख़रीदेंगे वो, चाहे आप उसको 50 साल बाद भी बेचेंगे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल तो वो आपको 15% फ्लैट रेट पर टैक्स देना पड़ेगा फाइलर के लिए। और नॉन फाइलर के लिए ये है कि उसके जो नॉर्मल रेट्स दिए गए हैं इंडिविजुअल और AOPs के जो बिज़नेस रेट्स हैं, जो मैंने आपको बताया है कि 45% तक एनहांस हो चुके हैं, वो उस पर लगेंगे। लेकिन क्योंकि वो रेट्स भी स्लैब रेट्स हैं, तो अगर उसका गेन कम होगा और वो स्लैब रेट्स नीचे वाले लगते होंगे उस पर, तो कम से कम टैक्स उस पर फिर 15% ही लगेगा, 15% से कम नहीं लगेगा। तो वो 15% से अगर गेन कम है तो कम लगेगा, 15% ही लगेगा। अदरवाइज़ उसको स्लैब रेट्स के हिसाब से 15% से ऊपर जितना भी रेट लगेगा वो उसको पे करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही मेरे ख़्याल से ख़तरनाक अमेंडमेंट है कि होल्डिंग पीरियड वाली कहानी बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है। इसके अलावा FED में भी एक चेंज की गई है प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है कि जो बिल्डर डेवलपर जो प्लॉट्स बेचेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल, कमर्शियल प्रॉपर्टी की सेल पे और रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स हैं उनकी फ़र्स्ट टाइम जो भी ट्रांसफ़र होगी उस पे बायर को इन्हीं कैटेगरीज़ के हिसाब से FED लगाई गई है। हालांकि ये प्रोविंशियल मैटर है, लेकिन इसमें फिर भी फेडरल ने ये एक ड्यूटी लगाई है। ये आप पता नहीं, मेरा हाल है लिटिगेशन में जाएगी। लेकिन अगर फाइलर होगा तो उसको FED 3% देनी पड़ेगी, लेट फाइलर होगा तो 5% FED देगा, और अगर नॉन फाइलर है तो 7% तक FED भी वो देगा जो बायर है। तो ये अब बिल्डर डेवलपर्स की भी एक ड्यूटी लगा दी है उन्होंने कि कमर्शियल प्लॉट की जब भी ट्रांसफ़र हो और रेजिडेंशियल की या दूसरे प्लॉट की, वो फर्स्ट ट्रांसफ़र पे ये FED भी लगेगी। तो ये था जी फाइनेंस एक्ट 24 के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन। इसमें ऑब्वियसली सिर्फ जो चेंजेस हैं उनको टच किया गया है। बाकी डिटेल्ड के लिए आप अपने जो भी आपका कंसल्टेंट है उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे भी रब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा नंबर है 03033248196768।
अगर आप मुझसे टैक्स के हवाले से कोई भी रहनुमाई लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल ना करें, ऑब्वियसली मैं अगर बिज़ी हूँ तो कॉल शायद अटेंड ना हो। आप व्हाट्सएप पे मुझे अपना तारुफ और साथ जो भी आपका सवाल है वो मुझे भेज देंगे वॉइस नोट के हिसाब से, या लिख के भेज दें तो मैं आपको जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूँगा। तो आज तक के लिए फाइनेंस एक्ट 24 में जो इनकम टैक्स की अमेंडमेंट्स थी और प्लस एफईडी में एक जो मेन चेंज थी वो मैंने आपको इसमें बता दी है। और इंशाल्लाह सेल्स टैक्स एक्ट का भी बहुत जल्द आएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और बाकी लोगों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इस डिस्कशन से फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।